Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? कैसे जा रहे हैं आपके दिन? सॉरी, मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ। कुछ काम आ गया था, थोड़ा बिजी हो गया था। बट आज हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ और अब होपफुली हम अपने वीडियोस कंटिन्यू रखेंगे। तो चलो बात करते हैं बहुत सारी ट्रांसफर न्यूज़ की, कुछ मैचेस की और इंडिया वर्सेस सीरिया के रिव्यू की। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये एपिसोड। गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हो आप लोग? बहुत सारे ट्रांसफर्स की न्यूज़ आई है। न्यूज़ ही आई है, बड़ी क्वाइट विंडो रही है, लेकिन आज हम कुछ ट्रांसफर्स की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे और हम बात करेंगे प्रॉब्ली एक इंपॉर्टेंट मैच की और एक इंडिया के भी इंपॉर्टेंट मैच की जो अभी कंक्लूड हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और बात करते हैं कुछ ट्रांसफर्स और न्यूज़ की। सबसे पहले बात करते हैं बड़े नाम की जो सामने आया है अभी, जो सऊदी से आ सकते हैं। बहुत सारे नाम एक्चुअली, जिसमें एक बड़ा नाम है। तो बात अभी ये आ रही है कि हेंडरसन, ऑफ कोर्स वो भी सऊदी में खुश नहीं है। फर्मिनो, वो भी खुश नहीं है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और उससे इन सबसे बड़े नाम है जो बेंजेमा। बेंजेमा के साथ भी कुछ इशू हो रहे हैं सऊदी लीग में। तो अब क्या सिचुएशन ये रहती है? क्या बेंजेमा, फर्मिनो, एडिसन का तो शायद मेरे ख्याल से कहीं ट्रांसफर हो भी रहा है, सुनने में आ रहा है, लेकिन फर्मिनो और बेंजेमा के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं। तो बेंजेमा बहुत सारे टीम्स के भी रेडार में आ रहे हैं। मैं स्पेशली बेंजेमा की बात कर रहा हूँ, फर्मिनियो भी हैं, लेकिन बेंजेमा बहुत सारी टीम्स के भी रेडार में आ रहे हैं। जैसे सुनने में ऐसा आ रहा है कि उनको चेल्सी को ऑफर किया गया है, उनको मैनचेस्टर यूनाइटेड को ऑफर किया गया है एज अ शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट फॉर अ स्ट्राइकर। चेल्सी भी छोटे टर्म के लिए स्ट्राइकर देख रही है। अगर वो अपने मेन स्ट्राइकर जैसे ओसिमेन के लिए जाएगी प्रॉब्ली इन द समर, तो वो भी देख रही है। इनियोस के आने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड भी स्ट्राइकर्स को देख रही है। तो दोनों को ऑफर किया जा रहा है, ऐसे सुनने में आ रहा है, अभी क्लियर नहीं है। बट बेंजेमा की सिचुएशन इतनी क्लियर कट नहीं है, क्योंकि सुनने में ऐसा रहा था बेंजेमा ट्रेनिंग में आ चुके हैं, वो 20 दिन बाद आए हैं, वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर चुके हैं। बट आल इत्तेहाद के जो कोच हैं, ही इज़ नॉट हैप्पी। ही इज़ ऑफरिंग बेंजेमा टू अदर टीम्स। कुछ प्रॉब्लम हो गई है वहाँ पर, इज़ नॉट हैप्पी। तो बहुत सारी स्टोरीज अभी भी आ रही हैं और यही सुनने में आ रहा है कि बेंजेमा होपफुली बिफोर द ट्रांसफर विंडो एंड, जो बहुत जल्दी होने वाली है, बेंजेमा आ जाएंगे। ये स्पेकुलेशन इसलिए भी आ रहा है क्योंकि बहुत सारी टीम्स इस ट्रांसफर विंडो में शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस देख रही है। कोई बहुत बड़े मेजर ट्रांसफर्स अभी तक नहीं हुए हैं, कोई भी टीम अभी मेजर प्लेयर के लिए नहीं जा रही है, क्योंकि आई थिंक एफएफपी के चक्कर में कुछ टीम्स फंसी हुई हैं। कुछ टीम्स समर्स में जाना चाहती हैं, कुछ टीम सोच रही हैं कि अभी मेन प्लेयर्स नहीं मिलेंगे या फिर ज़्यादा प्राइस में मिलेंगे, जो समर्स में उनको कम प्राइस में मिल सकते हैं, तो इसलिए वो समर में मेन प्लेयर्स के लिए जाना चाह रही है। तो बड़े बड़े ट्रांसफर्स के नाम ऐसे सुनने में नहीं आ रहे हैं। तो बेंजेमा का नाम सबसे आगे आ रहा है क्योंकि उनकी सऊदी में इश्यूज चल रहे हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कुछ लिंक तो ज़रूर आएगा बिफोर इट ऑल गेट्स ओवर ऑन 31st को लास्ट डेट है ट्रांसफर्स की। उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि बेंजेमा का किसी बड़े क्लब में हो सकता है, वो जा सकते हैं, चेल्सी में भी, यूनाइटेड। तो आई डोंट नो अभी बेंजेमा की सिचुएशन में एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्योंकि रूमर्स ही रूमर्स आ रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ जल्दी ही होगा बेंजेमा की न्यूज़ में, क्योंकि ये जो इतने सारे स्पेकुलेशंस आ रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो बात है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द बेंजेमा सिचुएशन। फर्मिनियो की भी सेम सिचुएशन है। फर्मिनियो का भी ऐसे सुनने में आ रहा है इज नॉट हैप्पी, लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स आर नॉट हैप्पी देयर, बट फर्मिनियो का भी सुनने में आ रहा है। तो देखते हैं फर्मिनियो को कौन लेता है। फर्मिनियो भी एक शॉर्ट टर्म फिक्स रहेगा। प्रीमियर लीग में वो जानते हैं ही इज स्टिल इन हिज 30s, मतलब मिड 30s में है, थोड़ा कम ही है। तो ही कैन स्टिल प्ले इन द प्रीमियर लीग फॉर अ क्लब और वो अभी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर अ सीजन और 2। तो क्या पता वो भी प्रीमियर लीग में वापस आ जाएं। तो देखना पड़ेगा ये दोनों प्लेयर्स कौन सी टीम में आते हैं, कहाँ जाते हैं और इनकी स्पेकुलेशन किधर तक आगे जाती है।
बहुत सारे अकाउंट्स, बहुत सारे जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं वो अपने अपने हिसाब से इसको कर रहे हैं। बहुत सारे फैन अकाउंट्स भी इसको कवर कर रहे हैं। तो आई ऑल्सो कीप लुकिंग एंड कवरिंग ऑल दीज, बट इसके 31 से पहले बेंजेमा और स्पेशली फर्मिनियो का आप देखना कि ये कहाँ जा सकते हैं, इस पे हम ध्यान रखेंगे। उसके अलावा कुछ बड़े ट्रांसफर्स, ज़्यादा नहीं, थोड़े नाम सामने आ रहे हैं। किरियन ट्रिपियर का नाम सामने आ रहा है। बायर्न म्यूनिक ने एक बिड सबमिट की है, ऑल्दो न्यू कासल आर टेक्निकली, आई डोंट नो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड या किरियन ट्रिपियर इंटरेस्टेड नहीं है, बट बायर्न म्यूनिक आर स्टिल अप्रोचिंग किरियन ट्रिपियर, क्योंकि उनके रिसेंट में फॉर्म खराब गया है न्यू कासल के लिए। और मे बी न्यू कासल अब नए राइट बैक्स को ढूंढ रही है उनको रिप्लेस करने के लिए। लेकिन बायर्न ने अभी कुछ फॉर्मल बिड सबमिट की है 15 to 17 मिलियन की, जो आई थिंक बायर्न को किरियन ट्रिपियर लग रहा है ऐसा कि बुंडेसलीगा में काम आ जाएंगे। तो मे बी किरियन ट्रिपियर बायर्न जा सकते हैं। सरप्राइजिंग नहीं है ये मूव, क्योंकि वहाँ थॉमस टुचेल हैं, थॉमस टुचेल जानते हैं प्रीमियर लीग को और वो जानते हैं वहाँ के प्लेयर्स की कैपेबिलिटी को। तो मे बी उनको ऐसा लग रहा है कि ट्रिपियर और न्यू कासल के बीच में थोड़ा फॉल आउट सा हो रहा है, तो वो सिचुएशन से वो वहाँ पे उस प्लेयर को ले सकते हैं। बायर्न म्यूनिख एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्रॉस्पेक्ट तो है किरियन ट्रिपियर के लिए, तो लेकिन ये देखना है कि वो एक दूसरे जगह पे मूव करेंगे या नहीं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये बनती जा रही है, लेकिन इस पर भी नज़र रखनी होगी बिफोर द ट्रांसफर विंडो एंड्स, क्योंकि किरियन ट्रिपियर का बायर्न जाना ऑलमोस्ट सर्टन हो सकता है, प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, यानी कुछ आगे कुछ दिनों में देखते हैं कि सिचुएशन में क्या होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किरियन ट्रिपियर लास्ट में चले ही जाएंगे, इनका ट्रांसफर मुझे इमिनेंट लग रहा है। उसके अलावा जो फ्लोटिंग खबरें आ रही हैं सुनने में, वो आ रही हैं जुबीमेंदी टू आर्सेनल। आर्सेनल भी देख रही है कुछ प्लेयर्स को, उन्होंने ऐसे कुछ अभी तक एडिशंस नहीं किए हैं। आइवन टोनी की बात आ रही थी कि वो जाएगी आइवन टोनी के लिए, बट पता नहीं अभी तक तो कोई गए नहीं है। आइवन टोनी तो अभी वापसी भी की है, उन्होंने गोल भी बहुत अच्छा मारा है। तो आई डोंट नो इफ दे आर गोइंग टू गो फॉर आइवन टोनी। जुबीमेंदी की भी बात आ रही है, उनको जुबीमेंदी भी चाहिए, वो देख रहे हैं बहुत सारे एडिशंस अपने स्क्वाड में ऐड करने के लिए, अपनी डेप्थ बढ़ाने के लिए, मैन सिटी को कंपटीशन देने के लिए। तो मे बी जुबीमेंदी आ सकते हैं, इसकी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। दीज आर ऑल फ्लोटिंग रूमर्स राइट नाउ। और कोई ऐसा खास रूमर आर्सेनल के लिए अभी नहीं आ रहा है। तो आइवन टोनी तो मुझे लग नहीं रहा है कि वो आएंगे। मे बी जुबीमेंदी, आई डोंट नो कि जुबीमेंदी भी इस बार आर्सेनल के लिए आएंगे। तो आर्सेनल के लिए भी कुछ फ्लोटिंग खबरें आ रही हैं। उसके अलावा जो खबरें चेल्सी से आ रही थी, दिबाला विबाला, वो सब तो ठंडी हो गई हैं। इनफैक्ट चेल्सी में तो दूसरी सिचुएशन हो गई है जिसकी हम बात करेंगे। चलो बात ही कर लेते हैं, अभी मैं चेल्सी टॉपिक छेड़ ही दिया है तो मैं बात ही कर लेता हूँ। चेल्सी में अपेरेंटली दूसरी सिचुएशन ये हो गई है कि उनके जो लोनीज हैं वो वापस आ गए हैं। डेविड डाटर फोफाना वापस आ गए थे, यूनियन बर्लिन वाज नॉट हैप्पी, तो वो अपना लोन से वापस आया, उनको बर्नली शिफ्ट कर दिया गया, वो बर्नली में चले गए हैं, वहाँ खेल रहे हैं, उनके लिए खेल रहे हैं। देखते हैं वो कितना इंप्रेस करते हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं। एंड्रे सैंटोस, जिनको नॉटिंघम फॉरेस्ट में भी जगह नहीं मिल रही थी, वो भी वापस आ गए हैं और अपेरेंटली स्क्वाड में ऐड हो गए हैं। उसके अलावा सेजरे कैसिडे जो लेस्टर में खेल रहे थे, उनके भी रिप्लेसमेंट के लिए कोई लेस्टर प्लेयर ले रही है, इसीलिए सेजरे कैसिडे को भी लोन से बुला लिया गया है और उनको भी टीम में ऐड कर दिया गया है। और प्रॉब्ली मोस्टली चुकुमेका भी अब शायद वापस आ गए हैं इंजरी से, और वो भी ऐड हो गए हैं स्क्वाड में। और नुकुंकू और मालो गस्टो अभी फिर से इंजर्ड हो गए हैं या पता नहीं इंजर्ड पड़े हैं। तो चेल्सी के लिए भी अब थोड़ी एक वियर्ड सी सिचुएशन बनती जा रही है, जहाँ पे उनके जो लोनीज थे वो वापस आ गए हैं। तो बिफोर द ट्रांसफर विंडो एंड्स अब ये देखना है कि चेल्सी इनके साथ क्या करेगी, बिकॉज दीज गाइज आर सुपर टैलेंटेड प्लेयर्स, स्पेशली एंड्रे सैंटोस एंड सेजरे कैसिडे। अब इनको कैसे यूटिलाइज करेगी, क्या उन्हें अपने टीम में रखेगी, क्योंकि चेल्सी के पास इंजरीज बहुत हैं। लेस्ली ओगुचुकू इंजर्ड हैं, चुकुमेका अभी वापस आए हैं, और ये अभी फिर से ये नुकुंगू का अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है, मालो गस्टो फिर से इंजर्ड हो गए हैं। तो आई डोंट नो, अभी इंजरीज का चेल्सी का इशू है बहुत, इसीलिए पता नहीं, चेल्सी शायद हो सकता है मे बी इन प्लेयर्स को रख ले, मे बी इन प्लेयर्स को अभी लोन पे दे दे, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। इन 2-3 प्लेयर्स के बारे में भी अभी हमें नज़र रखनी पड़ेगी कि चेल्सी क्या करती है बिफोर 31st। जैसे डेविड डाटर फोफाना चले गए उधर, क्या इन प्लेयर्स को भी चेल्सी भेजेगी, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये लोग सब वापस आ गए हैं अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम देयर लोन्स, और पता ही होगा आपको, मार्टसन तो चले गए हैं डॉर्टमुंड।
तो चेल्सी में बहुत सारा बवाल हो रहा है, बहुत सारा चीज़ें हो रही हैं ट्रांसफ़र को लेके, और प्लेयर्स की वापसी से चेल्सी का स्क्वाड फिर से भर गया है। तो देखते हैं चेल्सी इन प्लेयर्स के साथ क्या करती है, कितने प्लेयर्स को भेजती है, कितने प्लेयर्स को रखती है, ये 31 तक ही पता लगेगा, प्रॉब्ली लाइक नेक्स्ट वीडियो तक पता लग जाएगा। तो ये होगी चेल्सी की बात। अब प्रॉब्ली स्पर्स की बात करते हो। स्पर्स ने तो आपको पता ही है वर्नर और ड्रैगसन को ले लिया है, और वही एक क्लब लग रहा है जिसने अभी एक मेजर साइनिंग्स की हैं, बेसिकली लोन पे और या साइनिंग्स। तो इट्स क्लर्स ही ऐसा क्लब लग रहा है जिसने अपने उसमें मेजर एडिशंस किए हैं, और प्रॉब्ली वो एक और एडिशन कर सकता है मिडफील्ड में। वो पहले गैलेगर को देख रहे थे, लेकिन चेल्सी ने साफ बोल दिया है, गैलेगर ने भी साफ बोल दिया है कि वो चेल्सी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो प्रॉब्ली अगर उनको मिडफील्डर के लिए जाना है इस ट्रांसफर विंडो में, तो स्पर्स को किसी और को देखना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक गैलेगर तो उनको अभी नहीं मिलने वाले। अगर उनको अभी ही अर्जेंटली एक मिडफील्डर चाहिए तो उन्हें किसी और को अभी देखना पड़ेगा। बट स्पर्स आर अ क्लब जो लुकआउट कर रहा है प्लेयर्स के लिए इस विंडो में। तो लेट्स सी स्पर्स और कितने प्लेयर्स लेता है और कहाँ कहाँ पे प्लेयर्स को देखता है या स्काउट करता है। तो ये होगी स्पर्स की बात। उसके अलावा कुछ और ट्रांसफर रूमर्स भी आए हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। मैड्रिड के भी कुछ रूमर्स आ रहे हैं क्योंकि इनियोस आ गए हैं, और बाय द वे इनियोस ने एक बड़ा ज़बरदस्त कूप किया है। उन्होंने मैनचेस्टर सिटी के करंट COO को अपना नया CEO अपॉइंट कर दिया है। ये वो CEO हैं जिन्होंने मैनचेस्टर सिटी में 2016 से काम किया है और गार्डियोला के साथ सक्सेस देखा है। तो बहुत बढ़िया एक शुरुआत की है इनियोस ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के नए मैनेजमेंट को बनाने में, क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त बड़ा जो CEO है उनको मिल गया है, जो जिसके अंडर अब एक टीम बनाई जा सकती है ऑफ कॉम्पिटेंट पीपल, जो मैन यूनाइटेड को आगे ले जा सकती है। तो मैन यूनाइटेड फैंस के लिए अच्छी खबर है ये कि इनियोस इसे बहुत सीरियसली ले रही है, और इनियोस ने जो कूप किया है मैनचेस्टर सिटी के COO का, वो बहुत ही बढ़िया और काबिल तारीफ है। क्योंकि ये वाला जो स्पेशली रिक्रूटमेंट है, मैं इसके बारे में थोड़ी बात कर लेता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिसर्जेंस में। क्योंकि आपको अगर याद होगा कि चेल्सी को जब रोमन ने बॉट किया था, तो उन्होंने उस टाइम के टॉप CEO जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के थे उनको ले लिया था, और उसके बाद चेल्सी की बहुत ज़बरदस्त रिसर्जेंस हुई और चेल्सी बहुत आगे निकल गई। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड पिछले 10-12 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया है ज़्यादा, और उनका सक्सेस जो था पुराना उसके ऊपर वो बिल्ड नहीं कर पाए हैं। तो मे बी एक अच्छे CEO के साथ, फिर एक अच्छे स्पोर्टिंग डायरेक्टर के साथ वो अब अपने एक स्क्वाड के ओवरहॉल की शुरुआत कर सकते हैं। प्रॉब्ली एरिक टेन हाग को हटा के कोई दूसरा मैनेजर ला सकते हैं, और जो पुराने प्लेयर्स हैं जो अभी भी टिके हुए हैं, जो अनफॉर्चुनेटली मैनचेस्टर यूनाइटेड के लायक नहीं है, उनको हटा के नए और बढ़िया प्लेयर्स के साथ एक अच्छा स्क्वाड बिल्ड कर सकते हैं। तो ये गुड न्यूज़ है इनियोस की तरफ से, सर जिम रैटक्लिफ की टीम की तरफ से, कि उन्होंने पहली रिक्रूटमेंट की है बहुत सोच समझ के और बहुत ही बढ़िया की है। इससे मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत फ़ायदा हो सकता है, और उनका जो पूरा जो सक्सेस है जो पिछले 10 साल में नहीं रहा है, 12 साल में, वो अब उनको फैंस को दोबारा देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि वो अब इसके अगला स्टेप क्या उठाएंगे। क्या वो किसी बड़े डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल को लेके आएंगे, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं इसमें, तो प्रॉब्ली लेके आएंगे किसी को, और वो फिर कैसी टीम बनाएंगे और किस टाइप के रिक्रूटमेंट्स और कौन सा मैनेजर लाएंगे, ये देखना अब बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कूप है। अब देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को इसको कितना फ़ायदा होता है। तो एक तो ये हो गई मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात। अब मैं कुछ और भी बात कर लेता हूँ। मैंने कुछ और भी स्टोरीज लिखी थी, एक मिनट मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। हाँ, एक तो बाय द वे साला इंजर्ड हो गए हैं, तो लिवरपूल के लिए एक बहुत कंसर्न की बात है। अब ये देखना है कि उनकी इंजरी कितनी बड़ी है, क्योंकि साला उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, स्पेशली क्योंकि वो मैन सिटी के साथ टो टू टो अगर फाइट करेंगे तो उसमें साला के गोल्स की लिवरपूल को बहुत ज़रूरत है। तो उनको एफकॉन से बुला लिया गया है और उनको रिहैब में भेज दिया है, मतलब ठीक करने में उनको लगा दिया है, और प्रॉबली जल्दी ही साला वापस आएंगे और अपना जो गोल स्कोरिंग फॉर्म है, जो अपना असिस्ट स्कोरिंग फॉर्म है, वो कंटिन्यू करेंगे। तो साला की इंजरी ने थोड़ा लिवरपूल को वरी तो किया है, बट अब देखते हैं कि वो कितनी जल्दी वापस आते हैं अपने प्लेइंग फॉर्म में। तो साला की इंजरी की वजह से लिवरपूल की वरीज बढ़ गई हैं और यर्गन क्लॉप के भी बहुत प्रॉब्लम हो गई है। उसके अलावा
आई थिंक बायर्न म्यूनिक का आधा बोर्ड छोड़ के चला गया है। उनके मार्को नेपे जो हैं, उनके आई थिंक बहुत सीनियर बोर्ड मेंबर हैं, वो भी अब छोड़ के चले गए हैं। तो बायर्न म्यूनिक में बहुत इश्यूज हो रहे हैं बोर्ड को लेके। और इस समय बोर्ड आई थिंक जो बचे कुचे मेंबर हैं वो टुचल के साथ काम कर रहे हैं टीम को अच्छा करने के लिए, क्योंकि लेवरक्यूसन इस समय बहुत अच्छा कर रही है और उससे बायर्न म्यूनिक का जो लीग जीतने का चांस है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। तो बहुत ही टेस्टिंग टाइम है बायर्न म्यूनिक का। अब ये देखना है कि बायर्न म्यूनिक में कौन से बोर्ड मेंबर्स ज्वाइन करते हैं और बायर्न म्यूनिक को संभालते हैं। बस यही अभी तो सुनने में आ रहा है कि उनके बोर्ड बहुत सारा जा चुका है और धीरे धीरे करके उनके लोग रिजाइन कर रहे हैं, जैसे रिसेंट में मार्को नेपे ने किया था। तो देखते हैं कि क्या होता है, कौन आता है बायर्न के बोर्ड में और कौन संभालता है इतनी बड़े क्लब को, इतने बड़े क्लब के भार को। तो बायर्न की तरफ से भी ये खबर आ रही थी और अब देखते हैं कि और कौन कौन सी खबर है। फिर मैं उसके बाद मूव कर लेता हूँ अपने मैच रिव्यूज़ पे। जैसा कि मैं देख रहा हूँ अपने नोट्स में, मेरे को कोई और खबर तो ऐसी दिख नहीं रही है। आज से खबरें तो आती रहती हैं, तो मैं अगले वीडियोस में आपके लिए लाता रहूँगा। तो मैं बात कर लेता हूँ फटाफट मैच रिव्यू की, ठीक है। तो 2 मैचेस का रिव्यू हुए हैं, उनकी बात कर लेता हूँ मैं। पहला जो इंपॉर्टेंट मैच हुआ था वो था चेल्सी वर्सेस मिडलसबरा, जो काराबाओ कप का सेमीफाइनल था। सेकेंड लेग हुआ था उसका कल। और उसमें क्या हुआ, उस मैच में जो कल हुआ था, उस मैच में जो चेल्सी वर्सेस मिडलसबरा का मैच था, इसमें चेल्सी ने सेकेंड लेग में 6-1 से जीत हासिल करी और फाइनल्स में अपनी जगह बना ली। पहले मैच में चेल्सी को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि चेल्सी जीतेगी, लेकिन उन्होंने बहुत गंदा परफॉर्मेंस किया था और 1-0 से पीछे हो गए थे। लेकिन अपने होम ग्राउंड में चेल्सी फिर से फॉर्म में आ गई। और अगर आप मुद्रिक की बात ना करें तो मुद्रिक के अलावा मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो थे वो अच्छा खेले। बेन चिलवेल की वापसी हुई, वो भी बड़ा अच्छा खेले, उन्होंने बहुत सारे असिस्ट दिए, बॉल को आगे रखा। और कल एंजो फर्नांडिस भी काफ़ी अच्छा खेले। कल अपने स्टर्लिंग भी अच्छी पास बना रहे थे, आपके ब्रोया भी ठीक ठाक खेल रहे थे और काइसेडो भी अच्छा खेल रहे थे। तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स प्लेड वेल और चेल्सी ने इन दी एंड तो बहुत ही ज़्यादा एम्फैटिक वे में जीत लिया। बहुत लोगों ने कल गोल स्कोर किए। ऑफकोर्स कोल पामर मैन ऑफ द मैच थे, उन्होंने गोल मारे, असिस्ट भी दिए। और आपके नोनी ने स्कोर किया और एक आई थिंक ओन गोल हुआ था उनका। तो बहुत सारे गोल हुए, 6 गोल चेल्सी ने मार दिया, लास्ट में 1 गोल उन्हें दे दिया और मोस्ट मैच को उन्होंने डोमिनेट किया। और डिसासी ने भी अच्छा गोल किया। तो मोस्ट ऑफ द मैच चेल्सी के कंट्रोल में था। मोस्ट ऑफ द मैच में चेल्सी अच्छा खेली। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा मिडलसबर्ग ने भी अटैक करने की कोशिश की, मिडलसबर्ग ने भी, लेकिन क्योंकि उनके पास इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, इसीलिए वो चेल्सी के डिफेंस का ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाए, कोई ज़्यादा गोल नहीं कर पाए। और उसी का फिर चेल्सी ने फ़ायदा उठाया और एक बार जब गोल मारने शुरू किए तो बिल्कुल ही रूथलेस तरीके से गोल मार मार के उन्होंने ये मैच जीत लिया। तो चेल्सी मूव कर गया अब फाइनल में वेम्बली में और उनका मुकाबला होगा फुलम और लिवरपूल में जो जीतेगा उनसे। तो देखते हैं कि आज इस मैच में कौन जीतता है, लेकिन एन एम्फैटिक विन फॉर चेल्सी। चेल्सी ने ये मैच बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीत लिया और अपनी जगह बना ली फाइनल में। तो चेल्सी की बात हो गई। अब फाइनली मैं बात कर लेता हूं इंडिया के एएफसी कैंपेन की और सीरिया वर्सेस इंडिया की। तो इंडिया अपना फाइनल मैच भी हार गई और सीरिया ने उनको 1-0 से हरा दिया। मैं पूरा तो कवर नहीं कर पाया मैं, लेकिन जितना मैंने देखा है मैच को, कि इंडिया एज अ टीम की मैं बात कर लेता हूं, कल उनका जो परफॉर्मेंस था वो वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंसेस था अभी तक जो मैंने इंडिया के उसमें मैच में देखा है। अब अगर मैं कुछ प्रोग्रेस की बात करूं इस टूर्नामेंट में, तो मुझे ज़्यादा प्रोग्रेस इस टूर्नामेंट में इंडिया की नहीं दिखी। कोई ज़्यादा पॉजिटिव्स भी नहीं दिखे, कोई ज़्यादा गोल स्कोरर्स भी नहीं दिखे, मिडफील्ड कंट्रोलर्स भी नहीं दिखे और डिफेंसिव स्ट्रॉन्ग हैंड्स भी नहीं नज़र आए। इससे क्या पता लगता है कि इंडिया अभी अंडर प्रिपेयर्ड है टू फेस टीम्स जो उनसे थोड़ी सी अच्छी हैं इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। ना अब ये ठीक कैसे होगा, अब ये इसको इम्प्रूव कैसे किया जाएगा, वो देखना है जो भी बॉडीज हैं जो इंडियन फुटबॉल को देख रही हैं। अभी इंडियन फुटबॉल को अच्छे स्टेडियम्स की ज़रूरत है, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर की, अच्छी हेल्थ की ज़रूरत है, अच्छे फिटनेस की ज़रूरत है और एक अच्छे कोच और कोचिंग की ज़रूरत है, जिससे इंडियन फुटबॉल धीरे धीरे compete करे।
अगर आपको इंडियन फुटबॉल को ऊपर लेके जाना है तो सबसे पहला स्टेप आपको ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो इंडिया के आसपास की और थोड़े ऊपर वाली टीम्स हैं उनसे इंडिया को जिताना पड़ेगा, जितवाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक वो उनसे नहीं जीतेंगे, जब तक उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक वो अपने से बहुत बड़ी टीम्स में नहीं जीत पाएंगे। तो इंडिया क्योंकि वर्ल्ड कप में तो जा नहीं पाता, तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट था और इसी टूर्नामेंट में इंडिया ने बहुत डिसअपॉइंट किया। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो खेले वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहे। मुझे कोई इतना प्रोग्रेसिव प्ले, इतना अच्छा प्ले कहीं से भी बनता हो, चाहे वो डिफेंस से बने, चाहे वो मिडफील्ड से बने, चाहे वो अटैक से हुए, मुझे तो किसी भी मैच में नहीं दिखा। और मोस्ट ऑफ द मैचेस में इंडिया बहुत पीछे रही। इनफैक्ट अगर आप कुछ मैचेस देखो तो 1-2 पास करके ही टीम्स बाईपास कर जाती थी इंडिया के मिडफील्ड को और उन पे अटैक करने लगती थी। तो फॉर्मेशन भी ज़्यादा सॉलिड नहीं दिख रही थी, ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि हम कर क्या रहे हैं और कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा था। स्पेशली अगर आप बड़ी टीम्स के साथ देखें तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि अगर हमें पता है कि हम उनको टो टू टो कंपटीशन नहीं दे सकते, तो सबसे पहले डिफेंस को ब्लॉक करना ज़रूरी था और अटैक करने ज़रूरी थे। लेकिन कुछ भी ढंग से एग्जीक्यूट हुआ नहीं लग रहा था। और अब इसका ब्लेम किसको किया जाए वो तो मैं जानता नहीं, बट ऑन फील्ड हम जैसे लोग जो देख रहे थे उन्हें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। तो हम भी चाहते हैं कि इंडियन फुटबॉल आगे बढ़े। और ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा कि इंडियन फुटबॉल आगे नहीं बढ़ा है। रीसेंट टाइम्स में इंडियन फुटबॉल ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, उनके प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला है, कुछ वर्ल्ड क्लास पोटेंशियल वाले प्लेयर्स भी आ गए हैं इंडिया के पास। लेकिन अगर इन सब को जोड़ना है, इन सबको एक सक्सेसफुल प्रोग्रेशन बनाना है इंडियन फुटबॉल के लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि इन प्लेयर्स को अच्छी ग्रूमिंग दी जाए, अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, अच्छा मैनेजमेंट दी जाए, अच्छा फिटनेस दिया जाए, सब कुछ इनको एक्सपोजर दिया जाए, सो दैट ये लोग इंटरनेशनल लेवल में compete करने की हौसला रखें और इंडिया की टीम ऐसी बन जाए जो कंटिन्यूसली इंटरनेशनल टीम्स को हराने लगे। ये जब होने लगेगा तब हमें इंडियन फुटबॉल का एक्चुअल प्रोग्रेशन दिखने लगेगा, तब इंडियन फुटबॉल दूसरे टीम से compete करने लगेगी और तब हम लोग बढ़ पाएंगे वर्ल्ड कप की तरफ। तो अब इंडियन फुटबॉल का क्या होगा, कैसे होगा, वो तो हम सबको देखना है, अथॉरिटीज़ को देखना है और प्लेयर्स को फिगर आउट करना है। बड़े बड़े जो लोग हैं जो ये सब संभाल रहे हैं उनको फिगर आउट करना है और इंडियन फुटबॉल को एक अच्छे लेवल पे लेके आना है। अच्छे लेवल के लिए ऑल राउंड ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। और आप जैसे मैंने बताया था कि पहले आप अपने आसपास की टीम से compete करो, उन्हें हराओ, उसके बाद बड़ी टीम्स में जाओ, बड़ी टीम से compete करो और उनको भी हराओ। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा और इसके लिए जो प्लेयर्स हैं, जो टैलेंट पूल हमारे पास है, उसको एक्सपोजर, ट्रेनिंग, फिटनेस और फैसिलिटीज़ सब कुछ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। बट इट वॉज ट्रूली अ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस इन सच अ मेजर टूर्नामेंट, जिसमें हमें थोड़ी तो उम्मीद थी कि इंडिया एटलीस्ट उज़्बेकिस्तान और सीरिया के साथ अच्छा करेगी। तो अब देखते हैं कि अगले टूर्नामेंट्स में, अगले मैचेस में इंडिया क्या करती है। बट फॉर अस इट वॉज अ डिसअपॉइंटिंग एंड, बट एनीवेज वी आर इंडियन टीम फैंस, वी विल सपोर्ट इंडियन टीम और हम लोग इंडियन फुटबॉल का भला देखना चाहते हैं, भला ही देखना चाहते हैं। तो विद दैट लेट्स एंड दिस इन अ पॉजिटिव नोट। अब मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं ला पाया था, मे बी अब थोड़ा कंसिस्टेंट हो जाऊँगा और आपके लिए और वीडियोस लेके आऊँगा। तब तक के लिए हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहो, फॉलो करते रहो हमारे चैनल को और हमको सोशल मीडिया में फॉलो करते रहो, जहां हम दूसरी स्टोरीज भी डालते रहते हैं। तो गाइस अब मैं निकल रहा हूं, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय बाय फ्रॉम माय साइड।